Welcome back to Law Vista. In this video we are doing section 8 and section 9. इसके पहले हमने सेक्शन 7 कवर किया था जहाँ पे डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स की बात हुई थी. सेक्शन 8 एक स्पेशल एक्सेप्शन की बात करता है जहाँ पे एक स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया है. अब हमें यहाँ पे पढ़ना है नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन. सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन लीगली डिसेबल है तो उसका जो लिमिटेशन का पीरियड है वो बार्ड हो जाता है. जिस दिन वो लीगली डिसेबल पर्सन अपनी डिसेबिलिटी को ख़त्म कर देता है, जिस दिन वो केपेबल हो जाता है, उस दिन से लिमिटेशन का काउंटिंग शुरू होता है. तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं. वो एक्सेप्शन क्या है? सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन. तो जो राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन वाले सूट्स होते हैं उनको एनफोर्स करना है अगर, तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है वो सारी जो है उस पर अप्लाई नहीं होंगी. अब राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं प्रीएम्पशन क्या होता है. प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि बाकी लोगों से पहले कोई अधिकार को हासिल करना, किसी राइट को बाकी लोगों के पहले लेना जो होता है राइट, वो होता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन. तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के दो ओनर्स हैं ए एंड बी. अगर बी अपना शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल करने का सोचता है तो सबसे पहले जो ए पर्सन होगा उसके पास में राइट आता है कि वो शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी को खरीदे. यानी ए का जो राइट है बाकी लोगों से पहले आ रहा है कि वो जो पार्ट ऑफ द शेयर है जो बी पर्सन होल्ड कर रहा था और जो अभी वो सेल करने की बारे में सोच रहा है या सेल करने के लिए प्रपोज करता है, तो ए पर्सन जो होगा वो सबसे पहले राइट रखता है उसको खरीदने के लिए. अगर ए मना कर देता है तो बाकी लोगों के पास जाएगा. ये जो राइट ए के पास है उसे हम कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन. अब ये बाकी जगह पे भी होता है, जैसे फैमिली मेम्बर्स है या कोई कस्टमरी लॉ हो जाता है जिसके थ्रू किसी पर्सन को प्रीएम्पशन का राइट मिलता है. तो अगर ऐसे केस में जैसे सूट है, सूट किस लिए है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन के लिए. तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो बातें हमने पढ़ी है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन वाले सूट पे अप्लाई नहीं होती है. और शैल बी डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स. एक बार पर्सन की डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाने के बाद उसे कितना टाइम मिलता है? 3 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है. 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में ही उसे वो सूट या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगानी होगी. 3 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय. यानी अगर डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई उसके बाद 3 ईयर्स के अंदर में सूट फाइल करना है वो पर्सन को, या अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 3 ईयर्स के बीच में सूट फाइल करना है. 3 ईयर्स के बाद वो नहीं कर सकते. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया? दो बातें बताई गई सेक्शन 8 में. जो सूट्स होते हैं प्रीएम्पशन वाले, जहाँ पे राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन की बात होती है, उनमें सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं. और दूसरी बात कि जब एक बार डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाए या फिर पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके बाद में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सूट फाइल करने के लिए या एप्लीकेशन करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 3 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है. यहाँ पे हमने सेक्शन 8 कंप्लीट कर लिया है. अब पढ़ते हैं सेक्शन 9. सेक्शन 9 बताता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम. यानी टाइम जो है वो कंटिन्यूसली रन करता है, बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं होता है. यहाँ सेक्शन 9 में हमें दो बातें पढ़नी है. एक होगा हमारा जनरल प्रोविज़न और दूसरा होगा उसका एक्सेप्शन. हमने देखा है जब कोई एक्सेप्शन बताया जाता है हमें तो उसके पहले उसका जनरल प्रोविज़न बताता है कि जनरली लॉ क्या कहता है. जनरली क्या कह रहा है लॉ? वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. एक पर्सन है ए जिसको बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना था. अब जब ए को बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना था तो सूट के लिए उसके पास 3 ईयर्स का टाइम पीरियड था. फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है. जो डिफ़ॉल्ट किया, ए क्या कर रहा है? उसके आगे अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा है. ए का जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो गया और आफ्टर 1 ईयर वो डिसेबल हो गया. जब वो एक बार डिसेबल हो गया या किसी दूसरी चीज़ के लिए इनेबल हो गया, तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी जब टाइम शुरू हो जाता है
टाइम वंस हैज़ बिगन टू रन, उसके बाद में कोई डिसेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से टाइम स्टॉप नहीं होता। ये हमारे पास में जनरल प्रोविज़न है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडेड that where the letter of administration to the state of a creditor have been granted to his debtor, running of period of time for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। इसे कैसे समझेंगे? यहाँ पे ये हमने सबसे पहले देखा कि ये एक्सेप्शन है हमारे जनरल प्रोविज़न का। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर, जिसने दूसरे को पैसे दिए हैं, उस पर्सन का जो स्टेट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया है? डेटर को दिया गया है। डेटर वो पर्सन जिसको उसने पैसे दिए थे। जब तक कि उसके पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तब तक के टाइम जो है वो रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को 5 लाख रुपीज़ दिए इन 2015 में ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए। ए क्रेडिटर हो गया क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, और बी हो गया डेटर क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। 2015 में ए ने बी को पैसे दिए और बी ने ए को पैसे रिटर्न नहीं किए। तो 2015 के बाद से 2016, 2017, 2018, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर और ये 3 ईयर, ये 3 साल का टाइम पीरियड ए के पास है बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का। अब क्या होता है? 2016 में ए की डेथ हो जाती है। हमें पता है कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर इनहेरिटेंस कैसे होगा वो सब डिसाइड होता है। अब ए जो है वो इंटेस्टेट मर गया, यानी उसने कोई विल नहीं बनाई। बी इसका फैमिली मेम्बर था, तो ए की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन बी को दे दिया गया। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने का मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बी के हाथों में। जब ए पर्सन ने बी को पैसे दिए और बी ने उसको पैसे रिटर्न नहीं दिए, तो ए के पास में राइट हमने देखा कौन सा है कि वो बी के अगेंस्ट में 3 इयर्स के बीच में सूट फाइल कर सकता है। 3 इयर्स का टाइम पीरियड है उसके पास। अब ए की डेथ हो जाती है 2016 में, हमने देखा ऑलरेडी। तो ए की डेथ के बाद क्या हो जाएगा? जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एंटाइटल्ड हो जाएंगे ना बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए। बट यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जब बी को ए का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, यानी जो डेटर है उसे क्रेडिटर का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, तो जब तक के डेटर के पास यानी बी के पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तब तक के जो सूट का लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो सस्पेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के ए के जो प्रॉपर्टीज़ है, स्टेट है, उनका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बी को मिला है 2018 तक। 2015 से 2016 तक 1 साल हो गया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से टाइम कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। ये 1 साल हो गया। उसके बाद में 2018 में जब बी के पास से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा हट जाएगा कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, मतलब कोर्ट ने उसको 2018 तक का ही टाइम दिया है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2018 तक है। तो ये 1 साल और 2018 के बाद 2019 तक का दूसरा साल और 2020 तक तीसरा साल, ये 3 साल लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो ए के हैं इनके पास होगा बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए। ये इसलिए बताया गया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अभी बी के पास में ही ए की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलरेडी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है जिसका कैलकुलेशन होता है सूट अगर फाइल करना है या एप्लीकेशन करना है, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर के पास है। आई होप ये प्रोवाइजो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी क्रेडिटर का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर को मिला है तो जो क्रेडिटर ने सूट फाइल करना है डेटर के अगेंस्ट में, उसका जो टाइम पीरियड होगा, लिमिटेशन पीरियड, वो उतने टाइम के लिए सस्पेंड होगा जितने टाइम तक डेटर के पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहता है। एक बार लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हट जाए तो टाइम वापस से कंटिन्यू हो जाता है रन करना। ये हमें प्रोवाइजो बताता है सेक्शन 9 का। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमने कवर कर लिया इस वीडियो में।
अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा।